जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाता है आपके रेलवे में या एसएससी में, या यूँ कहें कि टीसीएस जितना भी तरीका का सवाल पूछा है 2018 से लेकर अभी तक सभी सवालों को देखेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होगा जो आगे एग्जाम में आ सकता है। तो भाई रेलवे वाले, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हैं सेशन, देखो भाई जो लोग ऐप पे है, जो लोग पेड कोर्स में है, वो लोग तो पूरा देखेगा ही देखेगा। साथ ही साथ ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। अभी नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यूट्यूब पे जितना भी भाई लोग देख रहे हैं ना, भाई मेरे एक बार शेयर मार देना। जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है आपके फ़ोन में, चाहे वो टेलीग्राम में हो, चाहे वो व्हाट्सअप में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, एक बार लिंक को शेयर मार देना, ठीक है। शेयर मार देना। ये वीडियो ना हर एक रेलवे के एस्पिरेंट जो भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में डिस्कस किए हैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ में कोर्स अगर चाहिए, अगर आपको पेड बैच की आवश्यकता है, तो सिर्फ 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस। और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ये मार्च और अप्रैल ख़त्म होते होते आपका ना ये पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आप इस बारे में ना सोचे कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। सिलेबस को तो जाने दो। सिलेबस करने के बाद हम लोग करीब 50 या 100 सेट हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ देख रहे होंगे, जो यूट्यूब पे आएगा, डेली रेगुलर बेसिस पे आएगा। तो आप एकदम चिंतित मत हो, आपका कोर्स कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट एग्ज़ाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझाने का पूरा प्रयास करें। प्रयास ऐसा हमारा रहता है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझा सकें। तो भाई मेरे एक बार चैनल को एकदम शेयर मार दो अपने दोस्त यारों के साथ में। और रेलवे का जो भी बच्चा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। भाई मेरे ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड पे ही मिलता है। देखिए वो एक माध्यम है, वहाँ पे अच्छा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाल पीला हरा से। इसी वाइट बोर्ड पे हम आपको इतना ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट देंगे कि रेलवे का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपका सवाल मैथ में छूटेगा नहीं, ठीक है। ये इस बात की गारंटी देता है आपको फोकस स्टडी विद अभी। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पूरा रिसर्च करके, अभी हम पढ़ाने से पहले जितना भी तरीका का क्वेश्चन पूछा है रेलवे टीसीएस ने, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो आपका रेलवे में हो, चाहे वो आपका बैंक में हो, तो हर एक सवालों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। क्योंकि टीसीएस का ये ट्रेंड देखा गया है कि जो सवाल एसएससी में पहले डालता है बाद में उसको रेलवे में भी डाल देता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको एसएससी के सवालों का भी ध्यान रखना होगा। तो वो तो आपके लिए लंबा चौड़ा मेहनत हो जाएगा। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कंप्लीट वीडियो को देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और साइंस का बैच चाहिए तो ये सिर्फ 499 का है, ठीक है। और कोई भी सूचना के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी जो आपके लिए ज़रूरी हो, यहीं पे डाला जाता है सबसे पहले। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस किए हैं
आज हम लोग सिर्फ सवाल को देखेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल को देखेंगे, सवाल के साथ साथ आपको समझाएंगे कि एग्जाम में इसको कैसे बनाना है। एक सवाल को कई तरीका से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन भाई बेस्ट अप्रोच क्या होगा, शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा। ट्रिक हम नहीं बोलते भाई, ट्रिक हम नहीं बोलते। हम आपको ये भी कभी नहीं बोलते हैं, कभी ये मेरा सजेशन नहीं रहता है कि आप इस ओर भागो जहाँ पे बोला जाता है कि सवाल को सेकंड में करो, सेकंड में सवाल को बनाओ, सेकंड में सवाल को बनाना सीखे। ठीक है, मान लेते हैं तो भाई 20 सवाल 25 सवाल आपके एग्जाम में मैथ का रहेगा, अब 25 सेकंड में 25 सवाल बना देंगे, है ना। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, हर एक सवाल को सेकंड में नहीं बनाया जा सकता है, और सेकंड में सवाल को वही लोग बनाएंगे जिसका कंसेप्ट एकदम ज़बरदस्त होगा, हर एक चीज़ को वो समझते होंगे, हर एक चीज़ उनका परफेक्ट होगा, वही सेकंड में बनाएगा। और इसी सेकंड का जो मार्केटिंग के चक्कर में कमज़ोर स्टूडेंट जो है उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैथ जैसा भी हो, एक बार उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। भरपूर मेहनत कीजिए मेरे साथ, बस आपको हम जिस तरीक़ा से बताते जाते हैं आप उस तरीक़ा से सवाल को पढ़ते जाइए, सवाल को सॉल्व करते जाइए। इसके अलावा और भी जहाँ से आपको सवाल मिलता है आप उन सवालों को भी लगाइए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको जो यहाँ पे समझाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम होगा। जब आप सवाल लगाएंगे, सवाल आप अच्छा से बना ले रहे हैं, मतलब आप समझ जा रहे हैं। तो मामला बस समझने और समझाने भर का है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, और पसंद आए तो शेयर मार दीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिए। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। बहुत अच्छा सवाल है, सारा का सारा सवाल आपका सजा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत स्वागत है। तो भाई झारखंड हाईकोर्ट का जो हम लोग सेट देखने वाले हैं, उसी सीरीज में आज और एक हम लोग सेट देखेंगे, और इसी तरीक़े से कई हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हाईकोर्ट का जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, मैथ का लेवल तो सबका रहता है, इंग्लिश का भी रहता है, बहुत अच्छा लेवल रहता है। तो बेसिकली हम लोग मैथ्स देख रहे हैं, तो मैथ्स का जो लेवल रहता है ना, बहुत अच्छा लेवल का रहता है। 15 सवाल का लेवल रहता है, आसान नहीं रहता है। जिस लेवल का जॉब है ना, उस लेवल का आपका तैयारी भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार रहता है, बहुत बढ़िया लेवल का रहता है। कंसेप्ट आपका दमदार होगा तो आप सवाल को कर पाएंगे अच्छा से, और इसमें दमदार लोग भिड़ते भी हैं साथ में आपके। ठीक है, तो इसीलिए तैयारी को एकदम मजबूती दीजिए। और 15 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ना कंप्लीट मैथ पढ़ना होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। क्वेश्चन कहीं से भी डालेगा 15, ठीक है, एडवांस से भी डालेगा, अर्थमेटिक से भी डालेगा। ऐसा नहीं कि एडवांस को छोड़ देगा और सिर्फ आपका अर्थमेटिक से डालेगा। और क्वेश्चन जहाँ से भी डालता है, जिस भी चैप्टर से डालता है, क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल होता है। तो इसी लेवल को मैच करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में। अभी तक आपको जो भी कुछ दिए हैं झारखंड हाईकोर्ट के लिए, लेवल एकदम मैच है भाई, एकदम लेवल मैच किया गया है। और इसका लेवल ना CGL के मेंस के जैसा होता है। कुछ सवाल तो मेंस के ऊपर का भी हो सकता है आपका। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके का जॉब है उस तरीके का आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। तो इसी तरीके का लेवल आप 15 क्वेश्चन बना के आ सके, इसीलिए कंप्लीट मैथ्स, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, बाइलिंगुअल। वैसे तो क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में ही रहेगा मैथ का, ठीक है, बट ये पूरा बाइलिंगुअल है कि ताकि हिंदी भाषी के लोग भी प्रैक्टिस कर सके अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका बाइलिंगुअल है। फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपका नीचे पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको कर लीजिएगा डाउनलोड। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से मैथ्स, अर्थमेटिक प्लस एडवांस आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले तसल्ली कर लीजिए, हम जो आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसको एकदम ध्यान से आप देखिए, कंप्लीट देखिए भाई। 15 ही सवाल है, और 15 सवाल में आप एक बात ध्यान रखिए कि आप 15 कंसेप्ट सीखेंगे।
आप एक बात एकदम ध्यान रखिए कि आप 15 कंसेप्ट सीखेंगे और लेवल का सवाल रहेगा, जैसे तैसे सवाल नहीं है, जहाँ तहाँ से उठा के सवाल हम लोग नहीं देते हैं, एकदम सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो आप कंप्लीट देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे और सेशन को शेयर मारिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। आपके फ़ोन में जो भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, सब पे शेयर मार दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ प्यार मोहब्बत शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और कुछ भी आपको लगे कि सजेशन देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग का कोशिश ये रहता है कि जो भी चीज़ें आपको दी जाए इसी वाइट बोर्ड पे लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाता है, फिर भी थके नहीं अभी तक, ठीक है। एकदम कंटेंट आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा, आप देख लीजिएगा। तो एकदम कंप्लीट वीडियो को देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। इस तरीके के सवालों से आपको लड़ना होगा, मतलब इस लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, एकदम आसान है। मुश्किल बना के किसी भी चीज़ को पढ़ाना मेरी आदत नहीं है, जो भी है सब कुछ आसान है, बस समझ का खेल है, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ एकदम जान लगा दे रहे। तो आप लोग जिनको भी कोर्स चाहिए होगा इसी तरीके का, इससे कहीं ज़्यादा ऊपर लेवल का कोर्स बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके एनरोल हो सकते हैं। ज़रा प्यार से समझिए इस सवाल को, आपका ध्यान हमेशा अंग्रेजी वाला पे होना चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा में आपको ध्यान नहीं देना है। कहता है कि इफ़ ए बी आर रेशनल्स एंड a√2 + b√3 इक्वल टू √98 प्लस √108 प्लस माइनस √48 माइनस √72। अब आप जरा ध्यान से देखिए, देन द वैल्यू ऑफ ए बी आर रेस्पेक्टिवली, ए और बी का वैल्यू पूछा है और ए बी के साथ एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है कि a√2 + b√3 का वैल्यू ये दिया हुआ है। कैसे बनेगा ये सवाल जरा आप सोचिए। क्या आपको कोई ए और बी का वैल्यू अगर बता दे तो आप क्या आंसर कर पाइएगा? तब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, सॉल्व करना होगा सेटिस्फैक्शन के लिए, आंसर को मैच करने के लिए। तो ये सवाल कैसे होगा? तो भाई ये सवाल ना कंपैरिजन वाला है, जो LHS है वो RHS के बराबर है। अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि आप LHS को सोल्व कर सकते हैं कि RHS को सोल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो a√2 + b√3 है इसको तो सोल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लाना होगा। ये जो आपका इक्वेशन है √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72, इसको इस फॉर्मेट पे लाना होगा, तभी जाके हम कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे लाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। तो ये तो आपका दिया हुआ है ना a√2, तो भाई इसको अभी आप रहने दीजिए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √98 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 49 दूना 98, मतलब 7√2 लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? 7√2, एकदम आसान सवाल है। प्लस √108 को क्या लिख सकते हैं? तो भाई 36 36 × 3 क्या होता है? 108, मतलब ये हो जाएगा 6√3, ठीक है। माइनस 48, 48 को √48 को क्या ले सकते हैं? 16 तिहाई 48, मतलब ये हो जाएगा 4√2। माइनस 72 को क्या लिखेंगे सर? 36 दूना 72, मतलब ये हो जाएगा 6√2, यही होगा। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए, 7√2 में 6√2 माइनस हुआ तो क्या बचेगा सर? √2 बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 6√3 में 4√2 माइनस हुआ तो क्या बचेगा सर? +2√3, यही बचेगा ना। अब आप ध्यान से समझिए कि इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है a√2 + b√3। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, √2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1 मल्टीप्लाई है। अब आप ध्यान से देखिए, a√2
और 1√2, तो भाई a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। b√3 और यहाँ 2√3, तो b का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन में है भाई, पहला ऑप्शन आपका। अब आप पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1 2 है, 2 1 है, तो संभल के आंसर करना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आप सही बनाएं तब भी आप आंसर गलत मार दिए, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सही बनाएं, आंसर आपको गलत नहीं करना है। ध्यान से 15 क्वेश्चन है, 15 में 15 आपको सही करना है। फाइटिंग तो ज़बरदस्त लेवल का होगा इसमें, ठीक है, ज़बरदस्त। कुछ लोग ऐसा है जो हाई कोर्ट के लिए ही डेडिकेटेड रहते हैं कि नहीं हाई कोर्ट का वैकेंसी आएगा तो भाई उसी का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस लेवल का ये जॉब है बहुत अच्छा। मतलब इसका ना प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एकदम ज़बरदस्त वाला है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया ए। तो इस सवाल को ना ऐसे तोड़ना था, सवाल एकदम आसान था, एक बार समझ गए कैलकुलेशन हो गया, ठीक। ज्योमेट्री से सवाल है, बढ़िया सवाल है, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। देखिए ज्योमेट्री में होता क्या है ना, एडवांस में आपको ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा थ्योरम और बहुत सारा कंसेप्ट को आपको समझ के अप्लाई करना होगा। थ्योरम को रट लेना अलग बात है, समझ के क्वेश्चन में अप्लाई कर देना अलग बात है। मतलब चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि ये सवाल कहता है कि पी आर इज टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट Q इफ एंगल POR 90 डिग्री है, OR का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर एंड OP का लेंथ है 20/3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PR, PR का लेंथ आपसे पूछा है। क्वेश्चन अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। तो ज्योमेट्री का जो भी सवाल है, अगर आप उसका फिगर बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। बस थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो भाई मेरे जरा ध्यान से देखो, एक हम पहले सर्कल बनाते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, अंडा जैसा है, गोल ना बने तो माफ़ कर देना। इसका सेंटर हमारा O है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, O हमारा क्या है सेंटर है। कहता है कि PR इज टेंजेंट टू अ सर्कल। अब PR हमारा क्या टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो चलो ऊपर बनाते हैं। यहाँ हमारा टच किया एट Q, ये Q पॉइंट पे टच करता है यहाँ पे, ठीक है, Q पॉइंट पे टच किया। कहता है कि OR 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा P है और ये हमारा R पॉइंट है। O से R ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ, O से R 5 सेंटीमीटर है। OP, O से P हमारा 20/3 सेंटीमीटर है, O से P हमारा 20/3 सेंटीमीटर है और POR 90 डिग्री है। भाई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 20/3 सेंटीमीटर है। तो हमसे PR का लेंथ पूछा है, P से R, ये जो टेंजेंट है P to R, इसका लेंथ पूछा है जी। अब आप ध्यान से देखिए, इस सर्कल में रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। भाई रेडियस का काम ही नहीं है, रेडियस का काम ही नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। अगर ये ना भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको POR कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है POR, ठीक है। एक मिनट दोस्त, हाँ, तो POR आपको कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, तो POR हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड होता है, तो सर 90 डिग्री के सामने मेरा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहता है। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो भैया इनका स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं PR का स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 20/3 का स्क्वायर मतलब 400/9 प्लस 5 का स्क्वायर
25। अब जरा इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 नवा 225 और 400 625। पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर 625/9। हमें पी आर का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। 625/9 बराबर 25/3 सेंटीमीटर हमारा पी आर का लेंथ किधर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको कंसेप्ट पता है, क्या आप ऐसे थ्योरम को अप्लाई कर पा रहे हैं। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा खासियत क्या है मालूम, कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना ले। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट्स और रील्स देख के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो अलग लेवल पे मार्केट को लेके जा रहा है, ऑनलाइन मार्केट को। वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते हैं, जो जा रहे हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझदार बनिए। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा आपके अंदर, आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को नहीं तोड़ सकते हैं। ये एकदम सच्चाई है, हमेशा से था, है और रहेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब कहेगा बाबू रे बेस मजबूत करो, बेस मजबूत कर लो, बेसिक पढ़ो। इसीलिए भाई सरकार एनसीईआरटी को बेस बुक क्यों माना है, एनसीईआरटी को बेस बुक क्यों बना है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ों, बेसिक लेवल से चीज़ों को समझाया गया है। एजुकेशन का नींव क्या है अभी इंडिया में, एनसीईआरटी बुक ही तो है। यूपीएससी वाला एनसीईआरटी को पहले पढ़ता है, क्यों प्रेफरेंस देता है, एक बेस तैयार हो जाता है वहाँ से। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक बनाइए। अब आपको हम एनसीईआरटी का मैथ पढ़ने नहीं बोल रहे, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके का समझाया हुआ है उसी तरीके से हम आपको यहाँ पे समझाए हैं कोर्स में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, समझिए, और भाई मेरे शेयर मारते जाना वीडियो को एकदम ध्यान। ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है, एकदम आसान सवाल है, ध्यान से 2-3 तरीका से इस सवाल को हम लोग तोड़ सकते हैं। कहता है कि इफ 0 डिग्री इज कहता है कि इफ 0 डिग्री ग्रेटर देन ए और ए लेस देन 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री जो है मतलब ए का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। देन द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, किसका, हाफ कोट ए इंटू 1 प्लस सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए इंटू सेक ए माइनस 10 ए। 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाते जाना होगा, ठीक है। आप इसको या तो सेक और 10 के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सारा आइडेंटिटी को साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करके उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा और सबसे बढ़िया तरीका वैल्यू पुटिंग। ए का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। वैल्यू पुटिंग में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, उस पे आपका कैलकुलेशन इनफाइनाइट ना बन जाए, इंडेफिनिट पे ना चला जाए, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब ए का वैल्यू पुट करना है। तो सर ए का वैल्यू आप सबसे पहला बात 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 90 इनफाइनाइट होता है, तो 90 डिग्री तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। 0 डिग्री में देख लीजिए, उसको भी नहीं रख सकते हैं, उससे भी इनफाइनाइट आपका आ जाएगा। या तो 30 रखेंगे, या तो 45, या तो 60। अब देखिए आसान कौन सा है, तो आप देखेंगे कि कोट और 10 में 40 डिग्री 1 होता है और सेक और कोसेक का 40 डिग्री √2 होता है। सबसे आसान आपका यही पड़ेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आप रख दीजिए 45 डिग्री। ए बराबर कितना पुट कर दो सर, 45 डिग्री। अब देखो कोट 45 1, यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ हाफ। अंदर देखो 1 प्लस सेक ए √2 और 10 ए 1 हो गया, 10 45 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए √2, अंदर सेक ए मतलब √2 और -1, यही हो गया ना, यही हुआ। अब इसको सॉल्व करना है। देखो जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान कैलकुलेशन है। अभी आपका सिंप्लीफिकेशन बन गया। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। तो ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर है, तो भाई a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, -2ab मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई
1 हाफ बाहर में है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2√2 और नीचे मेरा हो जाएगा √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, माइनस का √2 होगा, 2√2 यही होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर सबको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, ऊपर होता है 4 माइनस 2√2, नीचे है 2 माइनस √2, तो ऊपर से 4 माइनस 2√2 में 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 इंटू 2 माइनस √2, तो ऊपर से 2 माइनस √2 और नीचे से 2 माइनस √2 कैंसल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर में 2 और ऊपर का 2 से नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 सीधा आंसर। अब जिनको नहीं समझ में आया तो आपके लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। तो है मेरे यहाँ से देखो तो हाफ, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√2 ही तो होगा ये सब जोड़ के, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस √2 और नीचे भी क्या है 2 माइनस √2, ये तो कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा 1 और 1 इस सवाल का सीधा आंसर। तो बहुत सारा सवाल में वैल्यू पुटिंग ना सवाल को इतना आसान बना देता है कि मत पूछिए। तो ये सब टेक्निक आपको डिस्टेंस से सवाल है, एकदम आसान है, लोड नहीं लेना है, बस कंसेप्ट को प्यार से समझते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कहता है कि फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाई देन अच्छा ये द एंगल, यहाँ पे देन नहीं द होगा, हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑन द टावर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज। हिंदी में समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं कि 125 मीटर ऊंचे टावर से 2 वस्तुओं का जो है अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, सही है 45 और 30 ही है, ठीक है 45 और 30 ही है। तो फिर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी क्या है, आप डिटेल में भी बना सकते हैं, आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रेशियो मेथड से आपका उड़ जाएगा। अगर आपको ये मालूम है कि 60 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो √3 होता है और 30 डिग्री के सामने वाला का रेशियो 1 होता है, तो भैया एकदम आसानी से सारा सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सवाल को। तो ऐसा है कि एक हमारा यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे ये विजिबल है, तो ये हमारा एक टावर है, ठीक है, जिसका हाइट है 125 मीटर, यहाँ पे ये हमारा 125 मीटर टावर का हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इधर से ना 2 वस्तु दिखता है, एक यहाँ पे दिखा और एक वस्तु यहाँ पे दिखा, बेस से एक ही तरफ है, सेम साइड है और सीधी रेखा में है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 है और 30 है, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई इनके बीच का दूरी, मान लो कि ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है कि भाई कितना दूर में दोनों ऑब्जेक्ट स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे रेशियो मेथड से, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, एक 45 डिग्री वाला छोटका और एक 30 डिग्री वाला बड़ा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा। तो 45 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है, जितना टावर का हाइट है तो हम यहाँ पे C लिख दिए ना, C लिख दिए, जितना हाइट टावर का है उतना ही लेंथ C से A का है 125 मीटर, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये AB का वैल्यू कितना होगा, तो एक बात समझिए, 30 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसका रेशियो 1 होता है और 60 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसका रेशियो √3 होता है। तो 30 डिग्री के सामने का साइड ये वाला है जो टावर का हाइट, इसका वैल्यू कितना होगा सर, 1 होगा, 1 अनुपात होगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, पूरा एंगल 60 डिग्री बनेगा, मतलब CB का रेशियो क्या होगा, √3 होगा, क्या होगा, √3 होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, CB हमारा √3 है और CA हमारा 1 है,
ये साइड हमारा कितना 1 है अनुपात में। तो सर ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा √3 - 1, √3 - 1। तो ए बी का रेशियो क्या होगा √3 - 1। मतलब बस होशियार लड़का इतना देखेगा कि √3 - 1 में 125 गुना कौन सा ऑप्शन में है, तो वो देखेगा बी में है और वो खटाक से आंसर मार देगा। ठीक, अब जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, देखो अभी हम इसको फिलहाल समझा नहीं सकते क्योंकि हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर टाइम लग जाएगा लंबा चौड़ा। आपको हम समझाए हैं ये चीज़, फिर भी एक क्लास में आपको इसका ज्ञान दे देंगे। अब आप इसमें 10 लगाते रहेंगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बनेगा। सबसे आसान आपका रेशियो मेथड है, ठीक है। हर एक सवाल को आप तोड़ सकते हैं आसानी से, तो कोशिश कीजिए समझने का। बाकी बात आपको हम समझ सवाल है और बहुत ही चालाकी से इस सवाल का आंसर देना होगा, एकदम टेक्नोलॉजी के साथ, 5G टेक्नोलॉजी के साथ इसका आंसर देना होगा, ठीक है। कहता है कि इन द फिगर OED एंड OBA आर सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, द एरिया, सॉरी ये एरिया है, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये है कैसा। तो भाई ये कहाँ से आया है आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। तो भाई ये हमारा यहाँ से आया है, एक सर्कल और एक 2 सर्कल, ठीक है। इसका दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, O है। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम आपसे ये इस रास्ता का क्षेत्रफल पूछ दे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ दे, तो आप आसानी से बता देंगे, कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। बड़ा वाला सर्कल के एरिया में छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा देंगे। अब यहाँ पे क्या किया है कि भाई मेरे इसको ना काट दिया है, ऐसे और ऐसे काट दिया, तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। और जहाँ से कट लगाया है वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना, 45 डिग्री का एंगल बना। 2 सर्कल है तो 2 रेडियस मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है। और इसको ऐसे मिटा दिया और आपके सामने ऐसे रख दिया कि भाई इसका एरिया बता दो, यही चीज़ है ये। अब आप बेसिक समझ गए। अब आते हैं निकलेगा कैसे। तो भाई बड़ा वाला सर्कल के सेक्टर एरिया में से छोटा वाला सर्कल के सेक्टर एरिया को घटा देंगे, तो हमारा ये जो छायांकित भाग है ये निकल के आ जाएगा। तो सर त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुना πr²। अब थीटा क्या है, जितना डिग्री पे आप कट लगाए हैं, 45 डिग्री पे लगाए हैं, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। मतलब बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर को घटाएंगे तो ये जो छायांकित भाग है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए। अब कैलकुलेशन करना कैसे है इस बात को समझिए। आपको मालूम है कि θ/360 और पाई दोनों में कॉमन आएगा, नहीं आएगा, θ/360 इंटू πr², त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 2 सर्कल है, ठीक है, और दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, रेडियस दोनों का अलग अलग होगा। तो θ/360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है, तो भाई उसको कॉमन निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि लिख के निकालेंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा आपको। तो एक बार हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस बड़ा R जो कि 4 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला सर्कल का रेडियस छोटा r जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, देखो समझाने के लिए। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, θ/360 पाई बड़ा R² माइनस θ/360 पाई इंटू छोटा R², यही होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो θ/360 पाई कॉमन नहीं निकाल लेंगे, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 45 डिग्री। 45/360, ए भाई 45 8 360, 8 बार में काट देगा। मतलब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 1/8 है, मतलब π/8। और इसको भी आप ऐसे मत लिखो, आप लिखो 1/8 गुना 22/7।
अंदर बच गया बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस छोटा आर और 3 का स्क्वायर 9 और इधर लगा दो मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई मेरे। अब 16 में 9 गया तो कितना 7 बचा, तो ये 7 से ये 7 हमारा उड़ गया। अब देखो ये भी जाएगा 2 से 4 बार में और 2 से 11 बार में, मतलब 11/4 मीटर स्क्वायर बच गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किधर? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप करेंगे क्या, यहाँ भी 45 रख देंगे, यहाँ भी 45 रख देंगे, यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 22/7 और आपका बिना मतलब में कैलकुलेशन 2-3 स्टेप में चल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आप यहाँ भी 45 डिग्री रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए, थीटा का वैल्यू तो सेम है, और पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ भी रख दीजिए और 22/7 यहाँ भी रख दीजिए, तो इधर का भी कैलकुलेशन इधर का भी कैलकुलेशन, फिर आप दोनों को घटाएंगे तो लास्ट में आएगा क्या 11/4 मीटर, जो कि ऐसे भी आ जाता है। तो क्वेश्चन को ना थोड़ा समझदारी से बनाना पड़ेगा कि कैसे पेन चलाएं। देखो जैसे तैसे पेन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम जब भी पढ़ाते हैं ना तो बोर्ड पे हम बिना मतलब का लिखते नहीं हैं, जो लिखते हैं उसको समझना होता है, समझाना होता है कि हाँ भाई ये कैसे कैसे हुआ। अब हर बात पे अगर पेन चलाने लगेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोर्ड से हम क्या उतारें, मतलब समझदारी से काम। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि अ कोनिकल टेंट इज टू बी बिल्ड 4 मीटर इन डायमीटर एंड a slant height of 5.6 meter. What will be the cost of canvas required to build this tent at the rate of rupees 3.2 per meter square? जी एक टेंट बनाया जाना है और जो टेंट कैसा रहेगा मालूम? टेंट रहेगा ऐसा ऐसा तंबू के जैसा। ठीक है, इसका जो स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, वो है 5.6 मीटर। ठीक है, और इसका जो नीचे देखो, नीचे हमेशा क्या बनता है? सर्कल शेप बनता है। तो इसका डायमीटर 4 है, मतलब इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर। डायमीटर कितना दिया? 4 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो गया? 2 मीटर। अब जो कपड़ा लगेगा वो नीचे बेस पे नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा, तंबू के चारों साइड ऐसे कर्व सरफेस एरिया में लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। ठीक है, तो पहला तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम 3 रुपया 20 पैसा है, तो जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उसको 3 रुपया 20 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रुपया लगेगा वो निकल के आ जाएगा, और यही चीज़ पूछा है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है लिख देते हैं। CSA बराबर होता है पाई आर एल। एल क्या है? स्लांट हाइट। इसका 2 हाइट, एक तिरछी ऊंचाई और एक ये परपेंडिकुलर हाइट। तो इसका यूज होता है वॉल्यूम निकालने में, कर्व सरफेस एरिया निकालने में पाई आर एल स्लांट हाइट का यूज होता है, जो कि दे रखा है। कभी कभी क्या होगा कि आपको रेडियस दे देगा और हाइट दे देगा, तब आपको स्लांट हाइट निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे दे दिया है तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो भाई पाई का वैल्यू क्या है? तो कहेंगे सर 22/7, इधर लिख देते हैं 22/7 गुना आर क्या है 2 गुना एल क्या है 5.6। ये हमारा क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। कितना क्षेत्रफल, कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा वो यहाँ से निकल के आएगा। तो काट दीजिए 7×8 = 56.8, मतलब ये हो गया 22 गुना 8 दूना 16 1.6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाना है मेरे भाई। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाना है और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम 3 रुपया 20 पैसा है। 3 रुपया 20 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, जैसे ही इसको रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 22 गुना 1.6 × 3.2, इतना रुपया लग जाएगा। अब 2 दूना 4, 6 24 का 4, यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट हमारा 4 होगा और 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो जो आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो,
तो ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से लास्ट में मेरा 4 होगा और पॉइंट 2 अंक के बाद होगा, तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सीधा मेरा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन इस तरीके का दिया है तो आप ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं, नहीं तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आवाज़ मेरा थोड़ा सा खराब जा रहा होगा क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है ना, मलेरिया हो गया हमको, फिर भी हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं कि ताकि आप जो है अपना पढ़ाई में एकदम बिजी रहे, व्यस्त रहे, ध्यान दीजिए। जैसे तैसे करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के टाइम में। तो आप जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना आपको समझ में आएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, अलजेब्रा से है। कहता है कि इफ़ x + 1 अपॉन x - 1 इक्वल टू a/b एंड y - 1 इंटू y + 1 बराबर b/a, देन द वैल्यू ऑफ x - y अपॉन 1 + xy इज। और जो ऑप्शन दिया है वो ए बी के टर्म में दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपको x और y का वैल्यू निकालना ही होगा। अब देखिए वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x + 1 अपॉन x - 1 का वैल्यू a/b दिया है। भाई हमको 16 x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कैसे आएगा x का वैल्यू और यहाँ से कैसे आएगा y का वैल्यू। तो एक तरीका है जिसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इसमें c एंड d लगाएंगे तो यहाँ से आपका x + 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, x/1। यहाँ से आपका बचेगा x/1 बराबर ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b। मतलब x का वैल्यू a + b अपॉन a - b हो जाएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो y का वैल्यू यहाँ से y - 1 अपॉन y + 1 है ना, तो y का वैल्यू नहीं निकलेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे में 1/y बचेगा और फिर ऊपर भी हो जाएगा b + a मतलब a + b और नीचे हो जाएगा आपका a - b। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1/y का नहीं चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो जब इसको पलट देंगे तो ये भी मेरा पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा y बराबर ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब ये x और y का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, 1/y को हटा देने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखना होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे हर एक स्टेप का तो यही सवाल बहुत लंबा बनेगा। दिमाग में भी तो कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन तो होता दिमाग से ही है, तो हर एक चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x - y मतलब a + b अपॉन a - b और a - b अपॉन a + b, माइनस प्लस सही है ना, a + b ही x + 1 अपॉन x - 1 ही है ना, और वहाँ y - 1 अपॉन y + 1 है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा x - y, मतलब इसको हम लिख देते हैं a + b अपॉन a - b होगा, माइनस a - b अपॉन a + b होगा, और अपॉन में 1 प्लस यही चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाएगा a + b अपॉन a - b इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये आपका a - b अपॉन a + b। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो जब ऊपर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a - b इंटू a + b, और सबसे नीचे में एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आएगा a - b इंटू a + b। मतलब ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर मेरा बचेगा a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे मेरा क्या बचेगा a - b इंटू a + b मतलब a² - b² और 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, इंटू में क्या हो जाएगा सर 2 बचेगा। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आता है मालूम, 4ab आता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर 4ab, और नीचे में हमारा क्या है 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया। एकदम अच्छा सवाल लेके आए हैं आपके लिए। हर एक सवाल में कंसेप्ट है, आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, इसमें कोई शक नहीं है। बस अब वीडियो को शेयर मार दिए। आप समझिए कि हमें अभी फीवर है, और इतना फीवर होने के बावजूद भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे यही चीज़ हमको समझ में आता है जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि सिचुएशन कुछ भी हो, मेहनत करते रहिए, ठीक है। बुखार लगेगा, परेशानी आएगा, पूरा जीवन चलते रहेगा, और इसी बीच से हम लोग को आगे निकलना है, तो कैसे निकलेंगे? अगर छोड़ देंगे तो पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? तो ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए। कौन से सवाल है, एकदम आसान है, आसानी से आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। कहता है कि अ बुक इज लिस्टेड एट ₹1400 एंड द डिस्काउंट ऑफर इज 10%, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस ₹1200। तो भाई 1400 रुपया उसका क्या है, MRP है, और उस पर एक 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। अब कहता है कि अगर इस वस्तु को 1200 में बेचना चाहते हैं हम, तो कितना और डिस्काउंट दे दें? वो तो सेकेंड डिस्काउंट आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है। जरा एक बात बताइए, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? ऑफर आपको किस पे मिलता है? MRP पे, जो प्राइस टैग में लिखा रहता है उसी पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा। डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, मतलब MRP पे दिया जाता है, जो उसमें टैग लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग पे 1400 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, 1400 रुपया लिखा हुआ है। अब वो कहता है कि हम 10% छोड़ देंगे, मतलब 90% लेगा, ठीक है। तो 1400 का 10% कितना, 140। तो 1400 में 140 गया तो कितना बचा, 1400 में 100 गया 1300, 1300 में 40 गया 1260, मतलब 1260 रुपया में वो बेचता। लेकिन बोल रहा है कि अब 1260 में नहीं बेचेंगे, हम इसको 1200 में बेचना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे 60 रुपया का डिस्काउंट वो और देना चाहता है। कितना में, कितना में, कितना में, 1260 में कि 1200 में? भाई 1260 में वो 60 रुपये का डिस्काउंट और देना चाहता है, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट। तो वो 60 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता है, कितना में, 1260 में, ठीक, गुना 100% कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया 10, ये तो 0 से 0, सॉरी, यहाँ पे 60 है, 0 से 0 और 6 से 21 बार में, मतलब 100/21, 100/21। तो भैया किसके लास्ट में किस में 21 है नीचे में, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब 100/21, तो 21 चौके 84, कितना बचा, 16/21%। तो 4 सही, 16/21%, इतना का डिस्काउंट वो देगा दूसरा बार में, तब जाके वो 1200 में बेचेगा। एकदम आसान सवाल था, मुश्किल नहीं है। कोई भी सवाल गणित का मुश्किल नहीं होता है, आप कितना समझ रखते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन सवाल देख के आपको डरना नहीं है, बस आपको ध्यान से सोचना है कि सवाल कैसे बनेगा। इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है। तो कहता है कि इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू। तो ए और बी और सी का अनुपात आपसे पूछा है, ज़रा ध्यान से देखिए भाई। ए का 30%, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए गुना 30%, 30/100 मतलब 3/10, ठीक है। और ये बराबर है किसके, b का 0.25, तो 0.25 मतलब 25/100 मतलब 1/4, b गुना 1/4, और ये बराबर है 1/5 c का, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं c गुना 1/5। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, a इज टू बी, अब ये तीनों आपस में बराबर है। अब हम लोग को यहाँ से
ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम लोग रेशियो बता पाएंगे। बहुत ही प्यारा सा तरीका है, उसी मेथड से निकालना है। आप सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि भाई मेरे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप कमेंट में आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए वो मेथड क्या है, देखिए तो सर 3, 4, 5 का एलसीएम क्या 20, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a हो जाएगा, बराबर 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b हो जाएगा, बराबर 1/5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c हो जाएगा। अब हमें a का वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक दीजिए ऐसे, ठीक है, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a, b और c। तो a का वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू चाहिए, 1 मिनट। देखिए अब 6a को ढक दीजिए ऐसे, 5 चौके 20, ठीक है। अब 5b को ऐसे ढक दीजिए, 6 चौके 24। अब 4c को ढक दीजिए तो 6 पचे 30, ठीक है। बहुत फोन आता है। देखिए अब a और b और c का रेशियो आ गया। तो देखिए जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक दीजिए, 5 चौके 20 a का वैल्यू आ गया। 5b को ढक दीजिए तो 6 चौके 24 b का वैल्यू आ गया। 4c को ढक दीजिए तो 6 पचे 30 c का वैल्यू आ गया। अब जी इनको काट दीजिए तो क्या हो गया 10, 12 और 15। तो भैया a/b/c हमारा क्या हो गया 10, 12 और 15। एकदम इजी वे में आंसर आ गया, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, बहुत ऐसा इस टाइप का ना बहुत सवाल पूछा जाता है भाई, कोई भी एग्जाम हो डाल ही देता है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, आ सकता है, संभावना है, ठीक है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले के इच्छा पे निर्भर करता है कि वो किस टाइप का सवाल आपको दे, आसान दे, मुश्किल दे। वो तो भीड़ के हिसाब से डिसीजन होता है, पोस्ट के हिसाब से डिसीजन होता है। तो आपका पोस्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब कहता है कि √8 - 2√15 इज इक्वल टू, तो सर इसका वर्गमूल आपसे पूछ लिया है किसके बराबर है। तो भाई इसका वर्गमूल आपको ढूंढना होगा, तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो सर प्लस वाला की तरफ आपको झांकना भी नहीं है, माइनस वाला ही आपका आंसर होगा। अब ये जो 2√15 है ना, ये कुछ और नहीं 2ab है। देखिए ये हमेशा अंदर में या तो a + b का स्क्वायर बनेगा, या तो a - b का स्क्वायर बनेगा, या तो a + b का स्क्वायर बनेगा। तो माइनस है तो ये a - b का ही स्क्वायर है, मतलब ये होता है a² + b² - 2ab। तो ये ना हमारा 2ab √15 में a और b है। तो भाई √15 को हम क्या लिख सकते हैं,
√5 गुना √3, ठीक है। अब यहाँ पे 8 में क्या है, a² + b² है, जोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, मतलब ये कुछ और नहीं √5 - √3 का होल स्क्वायर है, मतलब इसका वर्गमूल √5 - √3 हो जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आया कैलकुलेशन कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को जरा ध्यान से देखिए तो 8 को हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3, ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये a² + b² माइनस 2ab क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √5 - √3 आपका उत्तर हो गया सीधा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को तोड़ना होगा, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे अप्रोच लगाएंगे। तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा आपको यही अप्रोच रखना है। यहाँ पे प्लस है तो भैया प्लस का आंसर होगा, माइनस है तो माइनस का आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक। अंग्रेजी में है हिंदी आपको इसका समझाते हैं, सवाल वैसे भी हिंदी में रहना नहीं है, फिर भी कहता है कि अ कांस्टेबल फॉलोज अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कांस्टेबल, इफ द कांस्टेबल एंड द थीफ run at a speed of 8 km/h and 7 km/h respectively, the constable would catch the thief in। तो कहता है कि एक पुलिस एक चोर का पीछा कर रहा है। पुलिस जब चोर का पीछा करना स्टार्ट किया था तो चोर 200 मीटर आगे था, अब दोनों दौड़ रहा है। पुलिस दौड़ रहा है 8 km/h के स्पीड से और कांस्टेबल दौड़ रहा है 7 km/h के स्पीड से। तो कितना देर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे मेरा पुलिस है और यहाँ पे मेरा ये हमारा पुलिस है और ये हमारा C4 चोर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, ठीक है। अब ये इसका पीछा करना स्टार्ट किया, यहाँ से ये दौड़ेगा और यहाँ से चोर आगे भागेगा, ठीक है। अब पुलिस का जो स्पीड है वो 8 km/h है और चोर का जो स्पीड है वो 7 km/h है, ठीक। एक बात समझिए कि जितना स्पीड से चोर दौड़ रहा है अगर उतना ही स्पीड से पुलिस दौड़ेगा तो इनके बीच में हमेशा 200 मीटर का डिस्टेंस रहेगा और ये दोनों पूरा जीवन भर दौड़ते रहेंगे, कभी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगा। चोर से ज़्यादा स्पीड बढ़ाना होगा पुलिस को। अगर आपको किसी भी चीज़ को ओवरटेक करना है तो वो जितना स्पीड से चल रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से आपको चलना होगा, तभी आप उसके पास पहुंच सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। अगर सेम स्पीड से चलते रहेंगे तो उससे कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो पुलिस जो है चोर से 1 km/h ज़्यादा दौड़ रहा है, 1 km/h ज़्यादा दौड़ रहा है। देखो 7 km/h की स्पीड से चोर भी भाग रहा है और 7 km/h की स्पीड से पुलिस भी भाग रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो 200 मीटर हमेशा रह जाएगा। लेकिन पुलिस 1 km/h ज़्यादा दौड़ रहा है, मतलब 1 km/h की स्पीड से बस 200 मीटर को कवर करना है और चोर को दबोच लेगा पुलिस, ठीक। तो डिस्टेंस हो गया 200 मीटर और इनका जो रिलेटिव स्पीड हो गया सेम डायरेक्शन में, उनका डिफरेंस हो गया 1 km/h। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका मीटर में है और स्पीड आपका किलोमीटर में है, तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सर 1 किलोमीटर को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड ही तो होता है। तो स्पीड मेरा हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये कितना है 5/18, 18 ऊपर गुना हो जाएगा और टाइम हमारा सेकेंड में आएगा। तो 5 से चौके 20, 8 चौके 72, 720 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन मिनट में है, 60 से भागा देंगे, 12 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस को 200 मीटर कवर करने में 12 मिनट का समय लगेगा। तो ये हुआ आपका कंप्लीट समझने वाला कंसेप्ट। आखिरी का 2 सवाल है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो
एक आध सवाल अगर कम भी हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। तो ये जो सवाल है कहता है कि इफ़ 1/25.25 इक्वल टू 0.0396 देन 1/0.000252 इक्वल टू व्हाट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ताकि हम भी समझें कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं, और ये भी मालूम होगा कितना लोग आंसर देते हैं। देखिए बहुत अच्छा पोस्ट है, अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल को देखिए, द नंबर 142 का पावर 2 - 1 इज डिविजिबल बाय। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 19 से, 7 से, 9 से या 13 से। कंसेप्ट समझा देते हैं, समझिए। 142 का स्क्वायर -1, क्या हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें? कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब स्क्वायर लगाने से फ़ायदा क्या हो गया कि ये एक पैटर्न पे सेट हो गया, a² - b², जो कि क्या होता है a + b इंटू a - b। तो a + b मतलब 143 और a - b गुना 141। तो हम इसको क्या लिखें? 143 गुना 141। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 143 को हम क्या 11 गुना 13 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 141 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो सर ये नंबर जो है चारों ऑप्शन में से 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 इसका मल्टीपल है, 13 का ही मल्टीपल है। मतलब आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस सवाल का थोड़ा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो भाई 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 7 अंक है। मतलब 0 0 0 0 कैंसल 0, मतलब पॉइंट हट ही जाएगा, और 396 पे एक पॉइंट लग जाएगा, 3960 ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। क्या यही इसका उत्तर है? आप लोग कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताइए, और जिनका आंसर मैच किया है वो भी आप बताइए कि हाँ सर आंसर मैच कर गया। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन। अगला सेशन में फिर से मिलेंगे, थोड़ा तबीयत और अच्छा हो जाएगा कल तक, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट एकदम लग जाइए डेडिकेशन के साथ, और मेहनत करना है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए और ढंग से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है।